1969 में स्काईलैब अंतरिक्ष स्टेशन कक्षा से बाहर गिर गया। ज्यादातर मलबा जल गया, पर कुछ हिस्सा धरती पर गिरा। नासा ने कहा हर टुकड़ा मिल गया, पर वे गलत थे। 2007 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एनोस रेत के तूफान में बाइक से गैस स्टेशन जाता है और बायोकेमिस्ट मार्टिन्स को फोन करता है, जो इटली में है। एनोस बेताबी से बताता है कि उसने नासा के कई लोगों से बात करने की कोशिश की, पर सब उसे नजरअंदाज करते हैं। वह बताता है कि स्थानीय लोग मर रहे हैं क्योंकि 18 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में गिरे स्काईलैब के टैंक से कुछ निकला था। मार्टिन्स और जानकारी मांगती है, पर तूफान बढ़ जाता है और कॉल कट जाती है। 27 घंटे बाद मार्टिन्स उसी गैस स्टेशन पहुंचती है और मेजर रॉबर्ट और लेफ्टिनेंट ट्रेनी से मिलती है, जो डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी यानी DTRA के लिए काम करते हैं। मार्टिन्स बताती हैं कि टैंक में एक परजीवी फंगस था जो एक प्रजाति से दूसरी में बदल सकता है। हालांकि उसे नहीं लगता कि टैंक से फंगस ही निकला है। वह बताती है कि एनोस के फोन के बाद से यहाँ कोई नहीं आया, मतलब सब मर चुके हैं। घातक एलर्जी से बचने के लिए मार्टिन्स इंजेक्शन लेती है। फिर तीनों हजमत सूट पहनकर बॉडी कैम के साथ इलाके की तलाशी शुरू करते हैं। ट्रेनी पूछती है कि नासा ने खतरनाक जीव अंतरिक्ष में क्यों भेजा, तो मार्टिन्स बताती है कि वे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एंटीफंगल दवा बनाना चाहते थे। समूह को 14 घर और 12 कारें मिलती हैं, लेकिन एक भी इंसान नहीं। आखिरकार उन्हें टैंक मिलता है और मार्टिन्स देखती है कि स्थानीय लोगों ने इसे आलू और डिश सोप के देसी घोल से साफ करने की कोशिश की थी। ये स्काईलैब म्यूजियम नामक इमारत में है, जहाँ गिरे हुए सैटेलाइट के बारे में पुराने अखबारों के ढेर सारे लेख हैं। आवर्धक कांच से मार्टिन्स सूक्ष्म दरारें ढूंढती है और समझती है कि आलू का मिश्रण टैंक में रिस गया, जिससे फंगस को खुराक मिली। बस थोड़े से पानी से यह आसानी से बढ़ सकता है। एक दरार पर मार्टिन्स को हरा दाग दिखता है। वह रॉबर्ट से पकड़ने को कहती है और पास जाकर पुष्टि करती है कि हरा कवक बढ़ गया और उत्परिवर्तित हो गया है। अचानक कवक हिलता है और झपटता है। मार्टिन्स डर से पीछे हटती है। तभी ट्रेनी बताती है कि उसे एक शव मिला है। मार्टिन्स उसके पास जाती है, बिना जाने कि उसके बूट पर कवक लग गया है। यह तलवे को गलाकर हैजमैट सूट में घुस जाता है। एक छत पर उन्हें एक शव मिलता है जिसकी छाती पूरी तरह फटी हुई है। खोपड़ी की सभी प्लेटें भी फटी हुई हैं। रॉबर्ट चारों ओर देखता है और पाता है कि सभी स्थानीय लोग शहर की छतों पर इन्हीं चोटों के साथ मरे पड़े हैं। मार्टिन्स का सिद्धांत है कि कवक ने उन्हें छतों पर चढ़ाया और फटने तक इंतजार कराया, ताकि वह गुणा होकर फैल सके। अचानक मृत व्यक्ति का सिर फटता है और अंदर का सारा कवक दिखाई देता है। मार्टिन्स टैंक में लौटती है नमूना लेने, समझाते हुए कि किसी बीजाणु ने पुनः प्रवेश के बाद खोल को भेदा होगा, मतलब एक नई प्रजाति का जन्म हुआ है। नमूना सुरक्षित होते ही समूह आगे बढ़ता है। जैसे ही कवक मार्टिन्स के शरीर में घुसता है, उसे गर्मी लगने लगती है और सूट के अंदर जले टोस्ट की गंध आती है। जल्द ही चक्कर से चलना मुश्किल हो जाता है और वह हेलमेट में हरा कवक उल्टी करती है। फिर कवक उसके दिमाग पर काबू पाता है और फैलाओ शब्द दोहराता है। मार्टिन्स कार की ओर दौड़ती है और ट्रेनी बंदूक निकालती है, पर जब मार्टिन्स उनकी ओर गाड़ी चलाती है तो रॉबर्ट उसे धक्का देता है। गाड़ी उसे टक्कर मारती है और पीठ में चोट लगती है। वह हिल नहीं पाता। जब मार्टिन्स बंदूक छीनने की कोशिश करती है, ट्रेनी उससे लड़ती है पर हार जाती है। बंदूक हाथ में लेकर मार्टिन्स एजेंटों से दूर हटती है और एक पल के लिए होश में आती है। समझती है कि उसने क्या किया है। मार्टिन्स अपने सूट से एयर ट्यूब हटाती है और छेद में गोली मारती है। कवक को रोकने के लिए खुद को खत्म करना चुनती है। कुछ घंटों बाद सेना नमूना लेने शहर पहुंचती है। उनके जाने के बाद पूरा शहर उड़ा दिया जाता है। नमूना कैंसस की एक सुरक्षित जगह ले जाया जाता है, जहां इसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। साल बीतते हैं, सुविधा को छोड़ दिया जाता है या बिना देखभाल किराए पर दिया जाता है। 2026 में यह सुविधा एक स्टोरेज कंपनी बन जाती है। एक सुबह ट्रेविस काम पर आता है और मैनेजर ग्रिफिन उसे परेशान करता है, जो इमारत लूटने में उसकी मदद चाहता है। ट्रेविस मना कर देता है तो ग्रिफिन उसे धमकाता है जब तक वह अपने गैंग के लिए दरवाजा खोलने को राजी नहीं हो जाता। शाम को मैरी अपनी यूनिट देखने आती है। ट्रेविस दोस्ताना है और बात करने की कोशिश करता है, पर वह जल्दी में है। लिफ्ट तक ले जाते समय उसे बीप की आवाज सुनाई देती है, पर वह सोचता है कुछ नहीं है। स्टोरेज यूनिट में मैरी बूट से बंदूक निकालती है और अपने मृत पति की तस्वीर देखकर उसे सालगिरह की शुभकामनाएं देती है। वह खुद को खत्म करने बंदूक उठाती है, पर कर नहीं पाती, तो पहले सोने का फैसला करती है। फिर ट्रेविस को बीप की आवाज सुनाई देती है तो वह इंटरकॉम से अपनी नई सहकर्मी नाओमी को बुलाता है। वह लॉबी में आती है, पर उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। जब वे परिचय देते हैं और हाथ मिलाते हैं तो वह उसका टैटू देखती है। उसी वक्त नाओमी को फोन आता है और थोड़ी बहस के बाद वह फोन काट देती है। फिर उसे भी बीप की आवाज सुनाई देती है। उत्तरी कैरोलिना में रॉबर्ट सरकार के फोन से जागता है। अपनी पत्नी को तसल्ली देने के बाद वह तिजोरी खोलकर अपना पुराना सैटेलाइट फोन निकालता है और अपने पुराने बेस पर फोन करता है। अबिगेल बताती है कि उन्हें एक बंद सुविधा से तापमान उल्लंघन की चेतावनी मिली है। रॉबर्ट गुस्से में है क्योंकि उसने कई बार अपने अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि मौसम भंडारण को प्रभावित कर सकता है, पर किसी ने नहीं सुना। चूंकि वह अब रिटायर हो चुका है, उसे उपकरण और अनुमति चाहिए। अबिगेल इस अनुरोध पर हिचकिचाती है तो रॉबर्ट उसे बताता है कि यही वह स्थिति है जिसके लिए उसने अपनी निजी जिंदगी कुर्बान की और यह निर्दोषों की सच में मदद करने का मौका है। सुविधा में ट्रेविस और नाओमी को एहसास होता है कि शोर एक दीवार के पीछे से आ रहा है। जब नाओमी को एक और कॉल आता है तो वह इसे अनदेखा कर देती है और समझाती है कि यह उसके बच्चे का पिता है। फिर वह कहती है कि वह शोर के स्रोत को खोजने के लिए दीवार को तोड़ना चाहती है, लेकिन ट्रेविस मना कर देता है क्योंकि वह अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता। नाओमी समझ जाती है कि उसका टैटू जेल का है और अनुमान लगाती है कि वह पैरोल पर है, इसलिए वह तब तक मिन्नतें करती है जब तक वह मान नहीं जाता। ट्रेविस कुछ औजार लाता है और दीवार में छेद करके एक विशाल कंप्यूटर वाला कमरा दिखाता है। वह करीब से देखने के लिए अंदर जाता है, लेकिन नाओमी को पता चलता है कि यह तापमान की निगरानी करने वाला नियंत्रण कक्ष है। दीवार का और हिस्सा तोड़ने के बाद वह कमरे में ट्रेविस के साथ जाती है और वह उसे बताता है कि यह इमारत पहले एक सैन्य भंडारण थी। दीवार पर एक नक्शा है और नाओमी एक तस्वीर लेती है क्योंकि उसे दिखता है कि निचले स्तर भी हैं। वह उन्हें देखना चाहती है, लेकिन ट्रेविस नहीं चाहता, इसलिए एक बार फिर वह मिन्नतें करने लगती है। ट्रेविस आखिरकार गुस्से में बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हुए बिताई और इसी वजह से वो जेल पहुंच गया। नाओमी जबरदस्ती करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन ट्रेविस समझ जाता है कि वो उसके साथ हो या ना हो, जांच तो करेगी ही, इसलिए वो साथ चलने को तैयार हो जाता है। दोनों लिफ्ट लेकर नक्शे के सहारे चलते हैं और चौकीदार की अलमारी में एक दरवाजा ढूंढ लेते हैं। दरवाजा बंद लगता है, पर एक जोरदार लात से खुल जाता है और उन्हें एक और छिपा हुआ कमरा मिल जाता है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, एक सेकंड के लिए अलार्म बज उठता है।
वे चारों ओर देखते हैं और 70 के दशक के कई पुराने उपकरण देखते हैं जिनमें हैजमैट सूट भी शामिल है। गलियारे के आखिर में उन्हें निचले तल तक जाने के लिए सीढ़ी का रास्ता मिलता है। अंदर झांकने पर पता चलता है कि गहराई करीब 500 फीट है, तो नाओमी ट्रेविस को पहले जाने के लिए कहती है। निचले तल पर दोनों को एक दरवाजा मिलता है जिस पर लिखा है सिर्फ DTRA के लिए। चूंकि उन्हें नहीं पता कि DTRA क्या है, इसलिए वे फिर भी दरवाजा खोल देते हैं। दूसरी तरफ एक सीलबंद कक्ष है और ठंडे पानी वाला एक बड़ा पाइप है। एक कोने में कवक से ढके चूहे हैं जो हिल नहीं पा रहे क्योंकि उनकी पूंछें एक गांठ में फंसी हैं। उनमें से कुछ एक दूसरे को खा भी रहे हैं। ट्रेविस झपटते चूहे से हटता है। नाओमी कक्ष के दरवाजे की खिड़की से देखती है और हर दीवार पर कवक फैलता देखती है। दरवाजे पर भी कवक है, लेकिन जब वह छूने वाली होती है ट्रेविस उसे रोक देता है। नाओमी के दरवाजा गर्म बताने के बाद दोनों वहां से जाने को सहमत हो जाते हैं। बाहर माइक अपनी कार पार्क करता है और निराशा में स्टीयरिंग पर मुक्का मारता है। फिर वह अपनी बंदूक को घूरता है और नाओमी को फोन करता है। पता चलता है वह उसके बच्चों का पिता है। वह फोन नहीं उठाती तो वह वॉइसमेल छोड़ता है। शिकायत करता है कि वह उसके फोन नहीं ले रही और बताता है कि वह मुसीबत में है। अपनी डिक्की से आती आवाज सुनकर माइक जांचने जाता है और दरवाजा हिलने से चौंक जाता है। जब वह डिक्की खोलता है तो पता चलता है कि जिस बिल्ली को वह मरा समझ रहा था वह असल में जिंदा है। माइक माफी मांगता है पर बिल्ली मुड़ती है और दिखाता है कि कवक ने उसका आधा चेहरा खा लिया। वह माइक पर फुफकारती है और ट्रंक से कूदकर जमीन पर कवक उगलती है। बिल्ली फिर छत पर चढ़ती है और एंटीना पर जाकर खुद को खत्म कर देती है। एंटीना उसके सिर में घुसता है, पूरा शरीर फटता है और संक्रमित खून माइक और पास के हिरणों पर गिरता है। कवक तुरंत माइक के दिमाग में घुसता है। वह गिर जाता है और कई मिनट तक उल्टी करता है। फिर वह उसे और लोगों को खोजने का आदेश देता है। माइक समझ जाता है कि नाओमी खतरे में है। बंदूक उठाकर वह इमारत में घुसता है और एक संक्रमित हिरण उसके पीछे आता है। DTRA के विमान में रॉबर्ट मार्टिन की मौत का वीडियो देख रहा है। तभी वेस्ले का फोन आता है जो अब उनके डिवीजन का नया लीडर बन चुका है। वेस्ले को लगता है रॉबर्ट एक बंद केस के पीछे पागल है और शायद सिर्फ एक टूटे सर्किट पर ओवर रिएक्ट कर रहा है। थोड़ी बहस के बाद वे फोन काट देते हैं। फिर अबिगैल रॉबर्ट को फोन करके बताती है कि उसने ऑस्ट्रेलियाई घटना की रिपोर्ट पढ़ ली है, इसलिए वह उसके साथ है। रॉबर्ट उसे ट्रिनी के लिए आइटम 7 का संदेश देता है और बताता है कि उसकी लाइन सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमेशा वही कॉल करेगी। जब वेस्ले अबिगैल को निजी फोन पर बात करते देखता है तो वह बहाना बनाती है कि अपने बॉयफ्रेंड से प्रेगनेंसी के डर पर बात कर रही है। सुविधा केंद्र में दोनों इंटरनेट पर संक्षिप्त नाम खोजते हैं और पता लगाते हैं कि यह डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी है। जब वे चौकीदार की अलमारी से बाहर निकलते हैं तो लिफ्ट में एक हिरण को देखकर हैरान रह जाते हैं। ट्रेविस सोचता है कि ऐसा कैसे हुआ, तो एक फ्लैशबैक पूरा विवरण दिखाता है। वर्षों पहले फंगस अपने कंटेनमेंट से बाहर निकला और दरवाजे के छेद से होकर फैल गया। कुछ घंटे पहले एक तिलचट्टे ने फंगस खा लिया और वह भी संक्रमित हो गया। एक चूहे ने उसे पकड़ने की कोशिश की और फंगस उसकी नाक पर भी चिपक गया। रोच वेंट में चढ़ा और मिनटों में सड़क पर पहुंचा जहां माइक की कार ने उसे कुचल दिया। कवक टायरों से चढ़ा और मृत बिल्ली को जिंदा करने ट्रंक में घुस गया। ट्रेविस और नाओमी लॉबी में लौटे तो देखा हिरण लिफ्ट से बाहर आ रहा है। उन्हें देखकर वह उनकी तरफ दौड़ता है। हिरण फटने से ठीक पहले नाओमी ट्रेविस को रास्ते से हटा देती है। सींग उड़कर दीवार में धंस जाते हैं। फिर माइक भी लिफ्ट से बाहर आता है और मान लेता है कि उसने अपने माता पिता की बिल्ली को गोली मारी जिसे नाओमी बहुत चाहती थी। वह बंदूक निकालता है और दोनों पर चिल्लाता है, मुंह खोलने को कहता है क्योंकि वह उनमें उल्टी करना चाहता है। माइक के गोली चलाते ही ट्रेविस और नाओमी भागते हैं और गोलियों की आवाज से मैरी जाग जाती है। माइक को पीछे आते सुनकर दोनों एक स्टोरेज यूनिट में छिपने दौड़ते हैं। बदकिस्मती से दरवाजा जाम है और वे इसे पूरा बंद नहीं कर पाते। माइक गलियारे से गुजरता है बिना उन्हें देखे, लेकिन उसके पीछे एक चीज फर्श पर गिरती है। ट्रेविस जल्दी से इसे यूनिट में लाता है और माइक बिना कुछ देखे चला जाता है। दोनों को राहत मिलती है, लेकिन ट्रेविस पीछे हटते हुए गलती से सामान से टकरा जाता है और शोर हो जाता है। माइक वापस आता है और अंदर हाथ डालने की कोशिश करता है तो दोनों मिलकर दरवाजा धकेलकर बंद कर देते हैं। माइक को अपना खून से लथपथ हाथ बाहर निकालना पड़ता है जिसकी कई उंगलियां टूट चुकी हैं। फिर नाओमी इंटरनेट पर मदद के लिए कोई नंबर खोजती है। हवाई अड्डे पर ट्रिनी रॉबर्ट को लेने आता है और बताता है कि क्राइम सीन जाने से पहले आइटम 7 लेना होगा। तभी अबिगैल रॉबर्ट को फोन करती है और बताती है कि दूसरी लाइन पर फैसिलिटी से एक नागरिक है। वह दोनों कॉल जोड़ती है और अब नाओमी रॉबर्ट को बताती है कि क्या हुआ, जबकि माइक दरवाजा पीटता रहता है। ये समझने के बाद कि फंगस फैलने के नए तरीके खोज रहा है, रॉबर्ट वादा करता है कि वह जल्द आएगा और नाओमी को निर्देश देता है किसी को फंगस छूना नहीं है, छिपे रहना है और रॉबर्ट या अबिगैल के अलावा किसी से बात नहीं करनी है। रॉबर्ट के फोन रखने के बाद ट्रिनी कहता है कि दोनों शायद मर जाएंगे। ट्रेविस और नाओमी बहस कर रहे हैं कि क्या फंगस इन्फेक्शन को जॉम्बी माना जाए। तभी एक आवाज आती है, ग्रिफिन अपने गैंग के साथ स्टोर लूटने आया है। ग्रिफिन अपने गिरोह के साथ स्टोरेज यूनिट लूटने आया है। अंदर जाकर वे हिरण का शव और दीवार में छेद देखते हैं तो ग्रिफिन इंटरकॉम पकड़कर ट्रेविस को धमकाता है कि उसने उसका धंधा बर्बाद कर दिया। फिर वे दूसरी यूनिट में जाकर टीवी चुराते हैं। इधर रॉबर्ट और ट्रिनी बांट फांद कर एक घर में घुसते हैं और संदूक से आइटम 7 निकालते हैं। बाहर निकलते वक्त घर का मालिक हथियार लेकर उन्हें रोकता है, लेकिन यह ट्रिनी का बेटा है तो वह प्यार से बात कर उसका ध्यान भटकाती है और दोनों आराम से निकल जाते हैं। बाहर रॉबर्ट ट्रिनी को डांटता है कि इतनी खतरनाक चीज किसी के घर में क्यों रखी, पर ट्रिनी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे गले लगाती है। वह रॉबर्ट से अकेले जाने को कहती है क्योंकि अब वह धीमी हो गई है और रास्ते में रुकावट बनेगी। गाड़ी चलाते हुए रॉबर्ट अबिगैल को बताता है कि अगर बारिश हुई तो फंगस इतनी तेजी से फैलेगा कि रोका नहीं जा सकेगा। उसे सैटेलाइट निगरानी चाहिए क्योंकि संक्रमित लोगों की गर्मी रडार पर अलग दिखेगी। अबिगैल को इसकी अनुमति के लिए कुछ एहसान मांगने होंगे। सुविधा में ट्रेविस जाना चाहता है पर नाओमी कहती है यह खतरनाक। वे बहस करते हैं और इस बार ट्रेविस जीतता है तो वे यूनिट छोड़ देते हैं। गलियारों में घूमते हुए वे देखते हैं कि माइक की हालत बिगड़ रही है। फिर माइक आधे लुटेरों को दूसरी यूनिट में पाता है और उनके चेहरे पर फंगस उगल देता है। फिर वह दरवाजा बंद कर देता है ताकि फंगस उन पर काबू पा सके। इसके बाद माइक ट्रेविस और नाओमी को देखता है और उनका पीछा करने लगता है। जब वह उन तक पहुंचने वाला होता है, मैरी उसके सिर में गोली मारती है और उसका शरीर गलियारे में फट जाता है।
मैरी लिफ्ट लेना चाहती है, पर ट्रेविस ग्रिफिन को सुनकर उसे सीढ़ियों की ओर ले जाता है। जाने से पहले मैरी उसे बंदूक दे देती है। ग्रिफिन और फ्रीडमैन ट्रेविस को ढूंढने जाते हैं, जो बंदूक फेंक देता है। बाहर बाकी चोर इंतजार करते करते थक जाते हैं और जो टीवी मिले उन्हें लेकर चले जाते हैं। ट्रेविस उन लोगों से कहता है कि माइक के शरीर से दूर हट जाओ। बंद यूनिट में संक्रमित चोर पागल होने लगे हैं और दरवाजे पर धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। ट्रेविस समझाता है कि वे बहुत बीमार हैं, पर ग्रिफिन फिर भी दरवाजा खुलवाना चाहता है। जब वह ट्रेविस को धमकाता है तो खून पर फिसलकर गलती से गोली चला देता है और ट्रेविस की बांह में लग जाती है। घायल ट्रेविस धीरे धीरे यूनिट के पास जाता है, पर खोलने की बजाय उसे लॉक कर देता है। इससे पहले कि ग्रिफिन कुछ करे, नाओमी उस पर अग्निशामक यंत्र का स्प्रे कर देती है। गलियारे को धुएं से भरकर वह और ट्रेविस भागने में कामयाब हो जाते हैं। फ्रीडमैन ग्रिफिन की नाकामी से तंग आकर बंदूक के लिए लड़ता है तो ग्रिफिन उसे घूंसा मारता है। फिर वह यूनिट के लुटेरों से कहता है कि उनके पास उसकी चाबी है, तो वे दरवाजा उठाकर वापस कर देते हैं। जब ग्रिफिन दरवाजा खोलता है तो अपने दोस्तों की भयानक हालत देखकर सहम जाता है। फ्रीडमैन डर से भागता है, खून पर फिसलता है, फंगस पर गिरता है और संक्रमित हो जाता है। यूनिट के अंदर एक चोर कहती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा और फिर विस्फोट हो जाता है। जब दोनों इमारत से बाहर आते हैं तो आखिरकार रॉबर्ट से मिलते हैं। अबिगेल द्वारा पुष्टि के बाद कि दोनों स्वस्थ हैं, रॉबर्ट उन्हें बंदूक और हैजमेट सूट देता है। वह चाहता है कि वे वापस जाकर आइटम 7 सेट करें, जो कि एक बम निकलता है। ट्रेविस लोगों को मारने के विचार से घबरा जाता है, लेकिन रॉबर्ट आश्वासन देता है कि विस्फोट भूमिगत रहेगा और बताता है कि फंगस से दुनिया बचाने का यही एक तरीका है। रॉबर्ट पार्किंग में रुकेगा ताकि भागने की कोशिश करने वाले किसी भी संक्रमित को रोक सके। हैजमेट सूट पहनने के बाद दोनों बम उठाते हैं और अंदर जाते हैं। फिर रॉबर्ट पार्किंग में हर कार के टायर काटने लगता है ताकि कोई भागने के लिए इस्तेमाल न कर सके। अबिगेल उसे बताती है कि कोई गर्म चीज उसके पास आ रही है। तभी फ्रीडमैन उसके पीछे प्रकट होता है। रॉबर्ट कुछ गोलियों से उसे मार देता है, पर अचानक मुड़ने से उसकी कमर में दर्द होता है और वह गिर जाता है। फ्रीडमैन के फटने के बाद रॉबर्ट सभी बाइक्स में गोली मारकर आग लगा देता है। सीढ़ियों पर ग्रिफिन विस्फोट सुनता है, जो अपनी बंदूक से संक्रमित दोस्तों को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनमें से एक वापस भाग जाता है। इस बीच ट्रेविस और नाओमी कक्ष में पहुंचते हैं और देखते हैं कि कवक बगल के कमरे में भी फैल गया है, इसलिए पाइप तक पहुंचने से पहले उन्हें इसे रोकना होगा। बम रखते ही वे चौंक जाते हैं कि रॉबर्ट ने इसे पहले ही चालू कर दिया है। अब उनके पास भागने के लिए सिर्फ 6 मिनट है। जैसे ही वे तेजी से भागना शुरू करते हैं, काउंटडाउन में गड़बड़ी होती है और मिनट तेजी से घटने लगते हैं। बाहर रॉबर्ट देखता है कि फ्रीडमैन के शरीर से कवक उसकी तरफ आ रहा है। उसी समय ग्रिफिन संक्रमित रॉबर्ट को दरवाजे की ओर धकेलता है और रॉबर्ट तुरंत उसे गोली मार देता है। वह ग्रिफिन को भी गोली मारने की कोशिश करता है, जो अंदर छिपने के लिए दौड़ता है। उस पल संक्रमित रॉबर्ट का शरीर उठकर बोलता है, तो डरा हुआ ग्रिफिन बाहर जाने से पहले उसे गोली मार देता है। जब ग्रिफिन रॉबर्ट को गोली मारने वाला होता है, तभी ट्रिनी आती है और पहले उसे मार देती है। इस बीच नाओमी और ट्रेविस को आखिरी संक्रमित रॉबर्ट ने रास्ता रोक रखा है। नाओमी बिना झिझके उसे गोली मार देती है और दोनों आखिरकार इमारत से बाहर निकल जाते हैं। ट्रिनी अपनी बंदूक उठाती है, पर रॉबर्ट उसे यकीन दिलाता है कि वे साफ हैं। सब मिलकर रॉबर्ट को चलने में मदद करते हैं और जल्दी से कार में बैठकर भाग निकलते हैं। फिर बम आखिरकार फटता है और इतना ताकतवर है कि जमीन भी धंसने लगती है। नाओमी कार को पूरी रफ्तार से भगाती है, गिरते मलबे से बचती है और धंसती जमीन से आगे रहती है। कुछ सेकंड बाद विस्फोट खत्म होता है और सब सुरक्षित बच निकलते हैं। बेस पर अबिगेल को रडार पर अब कोई लाल निशान नहीं दिखता, जबकि अलार्म परमाणु घटना की घोषणा करता है। अगले दिन वेस्ले न्यूज पर आता है और सभी रिपोर्टर उसे कवक को गंभीरता से न लेने पर घेरते हैं। अबिगेल अस्पताल में रॉबर्ट से मिलती है और उसे याद दिलाने के लिए शुक्रिया कहती है कि वो डीटीआरए में क्यों शामिल हुई। पार्क में नाओमी ट्रेविस को अपनी बेटियों से मिलवाती है। इस बीच जंगल में एक हिरण कवक को उगल देता है। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना ताकि ऐसे और वीडियो देख सको। देखने के लिए शुक्रिया।